शुभ संध्या बच्चों। बच्चों ये क्रिया का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक पार्ट बना दिया है। पहला पार्ट आप देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्रिया का दूसरा पार्ट है। अब इसमें देखिए, हम यहाँ से चर्चा कर रहे थे, कुछ अन्य उदाहरण यहाँ से इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे राधा गाय को चारा खिलाती है, यह क्या है? यह द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? यह द्विकर्मक क्रिया है। मालिक ने नौकर को डांटा, यह एक कर्मक क्रिया है। राजा ने गरीबों को कंबल दान की, यह भी एक कर्मक क्रिया है। यह कर्मक क्रिया क्यों है, मैं आपको बताऊंगा अभी। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड क्यों सुनाया, तो यह द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। ठीक है, अब ये मुख्य कर्म क्या होते हैं और गौण कर्म क्या होते हैं, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, मुख्य कर्म क्या होता है और गौण कर्म क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, आइए देखिए, जो मुख्य कर्म होता है, वो मुख्य कर्म जो होता है वो क्रिया से ठीक पहले होगा, निर्जीव होगा और को विभक्ति रहित होगा, अर्थात उसमें को विभक्ति नहीं लगी रहेगी। जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया से ठीक पहले होगा और को विभक्ति रहित होगा, अर्थात उसमें को विभक्ति नहीं लगी रहेगी। और जो गौण कर्म होगा वो मुख्य क्रिया से पहले लिखा होगा और सजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, हम लोग कुछ अगली बात पर यहाँ पर चर्चा करें। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण कर्म, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में आएगा। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान किए। अब यहाँ पर आप समझिए, राजा ने गरीबों को कंबल दान किए, दो कर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण कर्म पहले। अब यहाँ पर देखिए, गरीबों को, ये क्या है? गौण कर्म है। कंबल, कंबल जो है ये मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म क्या होता है? क्रिया से ठीक पहले आता है। क्रिया से ठीक पहले देखिए आया हुआ है। ठीक है, तो वाक्यों में गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में। पहले देखिए गौण कर्म यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये मुख्य कर्म। कौन सा? पहले गौण कर्म पहले है, गौण कर्म के बाद ये मुख्य कर्म है, उसके बाद क्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो होगा द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में जो गौण कर्म होगा वो पहले होगा और जो मुख्य कर्म होगा वो गौण कर्म के बाद होगा। ये गौण कर्म है और ये मुख्य कर्म है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसी से संबंधित, इस उदाहरण से संबंधित, कि इस उदाहरण में एक कर्मक क्रिया क्यों हुई, क्यों, इसका क्या कारण है इसके पीछे। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में देना क्रिया, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में जो देना क्रिया है उसमें उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं कि सही और सही नहीं। क्या सही है, क्या सही नहीं है। सही जैसे वापस देकर लेना, देकर वापस लेना और देकर वापस नहीं लेना, ये सही है। ठीक है, देकर वापस लेना, देकर वापस लेना जैसे उधार और पुस्तक। मान लीजिए आपने किसी को कुछ उधार दिया और आप उसको आप दिए, फिर आप उससे वापस ले रहे हैं। आपने पुस्तक किसी को पढ़ने के दिया, फिर आप उससे वापस ले रहे हैं, ये तो सही है। देकर वापस नहीं लेना जैसे दान, पुरस्कार, उपहार। अब हम दान, पुरस्कार, उपहार ये दे करके किसी को हम वापस नहीं लेते, ये बात भी सही है। और अगर किसी को हम उधार देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो उसको हम दे करके वापस लेते हैं, यह बात भी सही है। तो ये सही हो गया। सही नहीं, क्या सही नहीं है? देकर वापस लेना ये सही नहीं है। जैसे धूम्रपान, धूम्रपान देकर वापस लेना ये सही नहीं है। देकर वापस न लेना, देकर वापस न लेना जैसे शाप, बद्दुआ, ये क्या है? ये इसको अगर हम एक बार दे दिए तो इसको फिर हम वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देकर वापस लेना, धूम्रपान जो है उसको हम दे करके वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को शाप दे दिए, बद्दुआ दे दिए तो उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो यह जो है ये सही है और ये सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतना जानने के बाद मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। दान, संप्रदान, दान, पुरस्कार और उपहार। अगर किसी को आप दान दे रहे हैं, किसी को कोई पुरस्कार दे रहे हैं, किसी को कोई उपहार दे रहे हैं, तो इन सभी के भाव में जो गौण कर्म होता है को संप्रदान कारक, उस गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि राजा ने
राजा ने गरीब को कंबल दिया। अब गरीब को के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह भी है, को के लिए गरीब को कंबल दिया। तो यहाँ ये गौण कर्म है और इस गौण कर्म को हम क्या बोल रहे हैं, संप्रदान कारक मान रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो कर्म है वो एक ही है, कंबल कहीं ना कहीं, और यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हो गई, एक कर्मक क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। तो दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। तो जब ये संप्रदान कारक हो गया, जब आपने इसको संप्रदान कारक मान लिया, इस गौण कर्म को आपने जब संप्रदान कारक मान लिया, तो ये तो संप्रदान कारक हो गया। तो कर्म कारक केवल आपका यही न बचा। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें अब केवल एक ही कर्म बच रहा है, कंबल। ये तो संप्रदान कारक हो गया, तो एक हो गया कर्म कारक। तो अब इसमें कर्म कारक एक ही है, इसको तो आपने संप्रदान कारक मान लिया। तो यहाँ पर क्या है, एक कर्मक, यह भी जो है वो एक कर्मक क्रिया होगी। इसलिए जहाँ पर भी दान, उपहार और पुरस्कार की बात हो, ऐसे वाक्य अगर कहीं आपको मिले तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगा। जहाँ पर गौण कर्म और मुख्य कर्म दोनों होंगे, वहाँ पर दान, पुरस्कार और उपहार वाले वाक्यों में जो गौण कर्म होंगे वो क्या होंगे, वो संप्रदान कारक में होंगे। और संप्रदान कारक में होने के कारण वहाँ पर एक बार में एक ही कारक होगा, एक जगह पर एक से अधिक कारक नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ पर वो क्या होगा, वहाँ पर वो संप्रदान कारक हो जाएगा और उसके बाद जो कारक बचेगा वो कर्म कारक होगा। इसलिए ऐसे वाक्यों में कौन सी क्रिया होगी, ऐसे वाक्यों में एक कर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब ये अकर्मक सकर्मक खत्म हुआ, अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं: संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया और कृदंत क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। संरचना और प्रयोग दोनों के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 8 भेद हैं। अब इन 8 भेदों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सामान्य क्रिया। ठीक है, एक काम होता है, एक क्रिया, जहाँ पर कोई एक काम हो रहा है, एक बार में एक काम हो रहा है और एक क्रिया हो रही है, उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। जहाँ एक बार में एक काम हो रहा है और एक क्रिया हो रही है, उसे सामान्य क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर ये सामान्य क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, कार्य एक होगा। संयुक्त क्रिया में कार्य तो एक ही होगा परंतु क्रियापद 2 होंगे। क्रियापद कितने होंगे? 2 होंगे। क्रियापदों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होगी। जैसे उदाहरण देखिए कि हमने पाठ पढ़ लिया, हमने पाठ पढ़ और लिया। यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया होगी, दूसरी क्रिया होगी लिया। अगर हम लिया को हटा देते हैं तो पाठ पढ़, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। हमारा जो सेंटेंस है वो अशुद्ध, पहले तो अशुद्ध हो जा रहा है हमारा वाक्य, और अशुद्ध होने के साथ साथ उस वाक्य का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने पाठ पढ़ लिया, कहीं ना कहीं वो वाक्य जो है वो अधूरा सा महसूस हो रहा है। हमने पाठ पढ़, इसका क्या मतलब? पढ़ लिया। जब पढ़ लिया हमने कहा तो हमारा पूरा वाक्य का, हमारे कहने का जो आशय वो पूरा स्पष्ट हुआ। तो इसलिए यहाँ पर 2 क्रिया है, पढ़ और लिया, तो ये दोनों क्रियाओं को मिला करके यहाँ पर एक क्रिया पूर्ण अर्थ दे रही है। इसलिए ऐसी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ पर 2 क्रियाएं होती हैं वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है, और दोनों क्रिया मिल करके एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, तो ऐसी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरा है गीता स्कूल चली गई। यहाँ पर भी चली और गई 2 क्रियाएं हैं, इसलिए अभी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहाँ पर भी इस तरीके से आपको 2 क्रियाएं दिखें, चली गई, पढ़ लिया, इस तरह की जहाँ पर भी आपको 2 क्रिया दिखे वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, दूसरा है देखिए पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया पहले हो चुकी हो, इसमें क्रिया व कर्म 2 होंगे, परंतु इसमें एक क्रिया पहले पूरी होगी और दूसरी क्रिया उसके बाद में होगी। पूर्वकालिक क्रिया यानी जो क्रिया पहले कंप्लीट हो रही है उसे पूर्वकालिक कहेंगे, और जो क्रिया उसके बाद हो रही है उसके बाद वाली क्रिया होगी। तो पूर्वकालिक यानी पहले प्रयोग की हुई क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया।
जो क्रिया पहले हो चुकी है वो उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया व कर्म दोनों दो दो होंगे। कितने होंगे? दो दो होंगे, परंतु इसमें एक क्रिया पहले पूरी होगी और दूसरी बाद में। ठीक है, जैसे वे पढ़कर चले गए, वे पढ़कर चले गए, वे पढ़कर चले गए, चले गए। ठीक है, चले गए, चले गए, ये क्या है? एक क्रिया हो गई। और पढ़कर, यहाँ पे दो क्रिया है। कितनी है? दो क्रिया है। और कर्म क्या है? एक। वे पढ़कर चले गए। तो यहाँ पर जो पढ़कर है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पहले वो पढ़ता है फिर जाता है, तो पढ़ करके चला गया। पूर्वकालिक क्रिया का एक और उदाहरण है कि पूर्वकालिक क्रिया में जो प्रायः पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें कर जुड़ा होता है। क्या जुड़ता है? पढ़, कर जुड़ा होता है। जैसे पढ़ कर, लिख कर, हंस कर ना, ये क्या है? कर जहाँ पर जुड़ेगा वहाँ पे पी कर, सो कर, तो वहाँ पर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया में जो भी पूर्वकालिक क्रिया वाली जो क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया जो होती है उसमें कर अवश्य जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए वे पढ़कर चले गए, तो यहाँ पर पढ़कर जो है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्या मोहन पढ़कर सो गया? अब पढ़कर और सो गया, यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, लेकिन पहले कौन सी क्रिया हो रही है? तो पढ़कर, ये पहले क्रिया हो रही है, इसलिए इसको हम पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। जो कि क्रिया पहले होगी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। पूर्व का मतलब ही होता है पहले, जो क्रिया पहले हो रही है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रिया पहले हो चुकी हो उसमें क्रिया व कर्म, क्रिया व कर्म दोनों दो दो होंगे, परंतु इसमें एक क्रिया पहले पूरी होगी। जैसे वे पढ़कर चले गए। ठीक है, पढ़कर चले गए। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए कर्म जो है ना, कर्म दो दो होंगे। कर्म दो होना कोई जरूरी नहीं है ना, होंगे, लेकिन या कोई जरूरी नहीं है कि कर्म दो होंगे, लेकिन क्रिया दो जरूर होगी। ठीक है, पढ़कर चले गए, तो चले गए यहाँ पर चले जाना, ये क्या उसकी क्रिया हो गई। और पढ़ना, पढ़कर यहाँ पर क्या है? यह भी क्रिया है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्रियाएं हैं। एक क्रिया पहले हो रही है जबकि दूसरी क्रिया बाद में हो रही है। पढ़ने की क्रिया यहाँ पर ये कर्म हो रहा है, कर्म है। ठीक है, चलना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। जो अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिया पहले हो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य से काम करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें दो कर्ता होते हैं। जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती है, माँ बेटी से भोजन। अब माँ यहाँ पर पहली करता है, बेटी जो है दूसरी करता है। माँ स्वयं भोजन नहीं बनाती बल्कि बेटी से बनवाती है, तो माँ यहाँ पर प्रेरणा देने वाली है और काम करने वाली कौन है? बेटी है। तो इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। काम करने वाली कौन है? बेटी। वो बेटी से बनवाती है, वो अपने नहीं बनाती। तो बनवाने वाली, काम करवाने वाली, कार्य करवाने वाली माँ, करने वाली बेटी। कार्य को जो करवाने वाली है वो कौन है? वो माँ है। और कार्य को करने वाली कौन है? बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जब कर्ता का किसी काम को खुद से न करके दूसरे से करवाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कृदंत क्रिया और नामधातु क्रिया। कृदंत क्रिया, इन दोनों का हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चलना, जैसे चल में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो चलना बन गया। चल में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो चलता। चल में कर प्रत्यय चल कर। चल में आ प्रत्यय चला। चल में एगा प्रत्यय जोड़ दिया तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कृदंत क्रिया बन रही है ना प्रत्यय जोड़ने से। अब देखिए यहाँ पर नामधातु जो क्रिया होती है, नामधातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय प्लस प्रत्यय मतलब प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्रिया रूप धारण कर लेता है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में किसी प्रत्यय के जोड़ने से शब्द क्रिया का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चमक प्लस ना चमकना या चमकाना। ठीक है, चमकना, चमकना या चमकना। ठीक है, चमकना, चमकाना। ठीक है, ये क्रिया यहाँ पे हो रही थी, ये नाम धातु क्रिया हो गई। क्रिया से क्रिया बने तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जब क्रिया से क्रिया का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया से क्रिया बने तो उसे हम कृदंत क्रिया बोलेंगे। जैसे चल, चल क्या है? यह भी क्रिया है। कर, अब इसमें जब हम कर जोड़ दिए, कर प्रत्यय जोड़ दिए तो चल कर हो गई, तो यह क्या हो गई? चल कर। यह क्या हो गई? यह भी यहाँ पर क्रिया हो गई। इस प्रकार से देखिए अगला है
जैसे खा प्लस कर खाकर, खा प्लस ता बराबर खाता, जाता प्लस ता बराबर जाता, लज्जा प्लस जा, लज्जा प्लस ना बराबर लजाना या लजियाना, अपना प्लस ना अपनाना, बात प्लस ना बतियाना, चमक चमक प्लस ना बराबर चमकाना या चमकना। तो यहाँ पर भी ये कौन सी क्रिया होगी, ये नाम धातु क्रिया है। यानी ना धातु में ना प्रत्यय के अलावा कोई अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हिंदी की क्रिया बनेगी, ऐसी क्रियाएं कृदंत कहलाती हैं। यानी किसी भी धातु में ना प्रत्यय के अलावा भी अगर कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है और उस प्रत्यय को जोड़ने के बाद क्रिया बनती है, हिंदी की क्रिया बनती है, तो उस क्रिया को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से तो क्रिया बनती ही है, लेकिन ना प्रत्यय के अलावा भी कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको जोड़ने से क्रियाओं का निर्माण होता है। तो वो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं कि किसी भी प्रत्यय के जोड़ने से जो क्रिया बनती है वो क्या होती हैं, कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं को हम कृदंत क्रिया कहते हैं, कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। और जो धातुएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ना प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं, ऐसी धातुओं को हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन तीनों में किसी प्रत्यय के जोड़ने से अगर कोई क्रिया बनती है तो उसे हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे चमक प्लस ना चमकाना। ठीक है, अगला है कि देखिए अपना प्लस ना अपनाना, बात प्लस ना बतियाना। ना प्रत्यय अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ना प्रत्यय जोड़ने से या और भी प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनेगी वो क्या होगा, वो नाम धातु क्रिया होगी। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से, किसी भी अगर धातु में ना प्रत्यय के अलावा अगर हम कोई और भी प्रत्यय जोड़ेंगे, ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रिया तो बनेगी ही, और लेकिन और अगर किसी प्रत्यय जैसे कर हो गया, ठीक है, ता हो गया, चल प्लस ता चलता, चल प्लस कर चल कर, इस तरीके के प्रत्यय जोड़ने से भी कोई क्रिया बनती है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कृदंत क्रिया। क्या बोलेंगे, कृदंत क्रिया। ठीक है, आगे देखिए सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ना क्या है, पढ़ना जो है वो मुख्य क्रिया है, पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया। रहे हैं ये क्या है, सहायक क्रिया है, ये क्या है, सहायक क्रिया है। रहे हैं ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के काल का परिचायक होती है। क्या होती है, वाक्य के काल का परिचायक होती है। देखिए अगला है सजातीय क्रिया। समान जाति की क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने चढ़ाई चढ़ी, हमने पढ़ाई पढ़ी। अब यहाँ पर देखिए समान जाति की क्रिया कैसे हुई, चढ़ाई चढ़ी। चढ़ना यहाँ भी है और चढ़ना यहाँ भी है, एक ही जाति की दोनों क्रियाएं हैं, बस उनका रूप अलग अलग है। पढ़ाई पढ़ी, दोनों एक ही जाति की क्रियाएं, इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया में कर्म संज्ञा सर्वनाम से नहीं बनता, परंतु बल्कि धातु से बनता है। किसे बनता है, धातु से। सजातीय क्रिया में जो कर्म होता है वो धातु से ही बनता है, संज्ञा सर्वनाम से नहीं बनता। ठीक है, क्रिया व कर्म की धातु एक होती है। सजातीय क्रिया में जो क्रिया और कर्म की धातु होती है वो एक होती है। जैसे देखिए चढ़ाई, चढ़ाई में भी चढ़ धातु है और चढ़ी में भी चढ़ धातु है। यानी यहाँ पर चढ़ाई इसका कर्म है और चढ़ी क्या है, क्रिया है। यानी कर्म और क्रिया दोनों की जो धातु है वो एक है। जब कर्म और क्रिया दोनों की धातु एक होती है तो ऐसी क्रिया को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पढ़ाई पढ़ी, ये भी सजातीय क्रिया का उदाहरण है। हमने चढ़ाई चढ़ी, सजातीय क्रिया का उदाहरण है ना। भारत ने लड़ाई लड़ी, यह भी सजातीय क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए लड़ाई लड़ी, अब यहाँ पर लड़ाई क्या है, ये है कर्म है और लड़ी क्या है, क्रिया है, और दोनों की जो धातु है वो एक है। ठीक है, क्रिया और कर्म दोनों की जो धातु होती है वो एक होती है। जैसे पढ़ाया और पढ़ाई, पढ़ाया पढ़ाई क्या है, ये कर्म है, पढ़ाई क्या है जबकि ये क्रिया है। लिए क्या है, अव्यय है, और लिए ये जो है इस लिए का मतलब होता है लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्रिया का जो चैप्टर थे पूरा कंप्लीट हुआ। ये क्रिया का दूसरा पार्ट था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।